अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया है और उसके नतीजे में सियासी और अस्करी क़यादत का एक मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है जो कल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। लेकिन उससे पहले आज नेशनल असम्बली के अंदर एक अहम और फैसला कुन किरदार अदा करने का भी फैसला कर लिया गया है। और ये जो आज की कार्रवाई है नेशनल असम्बली की, ये मुमकिन तौर पर बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर इस बात का फैसला किया जाएगा कि आइन साज यानी आइन तैयार करने वाला इदारा सुप्रीम है या आइन की तशरीह करने के साथ साथ लोगों को इंसाफ फराहम करने वाला इदारा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इन दोनों इदारों का एक दूसरे के सामने आना यकीनी तौर पर इस सिमत में इशारा करता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर ये जो लड़ाई है, ये जो मुहाजराई है, ये जो जंग है, ये अब ज़्यादा शिद्दत से होने जा रही है। क्योंकि इससे पसे पर्दा जो इजलास हुए हैं कल रात को, और उन इजलासों के अंदर जो लबो लहजा इख्तियार किया गया वो भी बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। क्योंकि इन इजलासों के अंदर हुकूमत वक्त को उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से इस बात के लिए कायल करने की कोशिश की गई है कि जनाब कोई माजरत शाजरत नहीं करनी, कोई दब के नहीं रहना, किसी भी तरीके से माजरत खाना रवैया अब इख्तियार नहीं करना, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनके मुताबिक इस अक़लियती फ़ैसले को तस्लीम करने का कोई जवाज़ नहीं है। और उसके नतीजे में ये जो सियासी मुहाजराई है ये एक नेक्स्ट लेवल पर जाने का इम्कान पैदा हो गया है। कैसे, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले दिनों में यानी 10 अप्रैल से पहले हुकूमत पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 21 अरब रुपए डिपॉजिट कराने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का भी इशारा दिया गया है और यह वाज़ेह तौर पर अपने ऑर्डर के अंदर यह बात लिख दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि जनाब 11 अप्रैल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है कि पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए ने या नहीं आए। और अगर 11 अप्रैल को आपकी रिपोर्ट के अंदर ये बात लिख दी गई कि जनाब पैसे अभी तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, ये एक मरतबा फिर ना सिर्फ बैठेगा बल्कि कोई मुनासिब हुक्म भी जारी करेगा। अब ये जो आज का इजलास है ये इसी हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है अब वो भी इसी इजलासों के साथ उसके ताने बाने जाकर मिलते हैं। क्योंकि 2 ऑप्शंस जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी तरफ से दिए गए हैं और आज इसके हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जाना है। पहला जो ऑप्शन जो मौजूदा हुकूमत को उनके इत्तेहादी जमातों की तरफ से दिया गया है कि जनाब 21 अरब रुपए की, चूँकि ये जो फेडरल बजट है इसके अंदर इसकी एलोकेशन नहीं हुई, ये फंड्स जो हैं इंतखाबात कराने के लिए मुख्तस नहीं किए गए और बजट से बाहर की कोई भी रकम है वो अगर आपको जो है वो ऐड करनी पड़ेगी तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब चूँकि सारे मामला IMF के पास चले गए हुए हैं, लिहाजा हुकूमत ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो 21 अरब रुपए की अमाउंट है इसके लिए तजवीज़ ये पेश की गई है कि एक बिल ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तहत 21 अरब रुपए की मुंतकली का बिल नेशनल असम्बली में पेश किया जाए और अगर नेशनल असम्बली इस बिल की मंजूरी दे देती है तो फिर ये पैसे जो है ये इलेक्शन कमीशन के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और ये जो लबो लहजा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से और ख़ुद उनकी जमात के जो सुप्रीमो हैं जनाब नवाज शरीफ उनकी तरफ से, तो इस बात का इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि नेशनल असम्बली ये 21 अरब रुपए की खतीर रकम को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने की इजाज़त देगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि एक मरतबा फिर जो पार्लिमान है और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट है उसको अपना इख्तियार और अपनी अथॉरिटी इसको इस्टेब्लिश करने का एक
ایک مرتبہ موقع ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر جڑا نا وہ ڈانگ سوٹے ہو جانا چاہیے تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی جس کے پاس ہے اس کو اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اداروں کے احترام کے اندر آپ اپنی جو حدود ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں اور پھر جو دوسرا ادارہ ہے وہ اپنے دائرے کو بڑھاتا چلا جائے گا, تو پھر اس کے نتیجے میں جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے پاس ورکنگ سپیس بالکل ہی ختم ہوتی چلی جائے گی. اب اگر یہ جو گرانٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو منظور نہیں کرتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ سپریم کورٹ یہ کہے گی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جناب آپ نے نیشنل اسمبلی سے یہ جو بل ہے اس کو منظور کیوں نہیں کرا سکے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بل کو منظور کرنا یا نہ کرنا یہ نیشنل اسمبلی کا اختیار ہے. اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اس کارروائی کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں, کیونکہ یہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. آئین کے اندر اس بات میں واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس کو استثناء حاصل ہے, اس کارروائی کو کسی بھی صورت کسی بھی کورٹ آف لاء پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا تو کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ پوری نیشنل اسمبلی کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی چلائے گی؟ اور میرا خیال ہے کہ حکمران اتحاد شاید یہی چاہتا ہے کہ ساری کی ساری نیشنل اسمبلی کے خلاف ہی توہین عدالت کی کارروائی چلائی جائے. دوسری جانب اسی اجلاس کے اندر ایک اور تجویز بھی پیش کی گئی, اور یہ تجویز جو ہے یہ ایک قسم کی شوگر کوٹڈ قسم کی تجویز ہے, اور اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جناب 1.5-2 ارب روپے ٹرانسفر کر دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, تاکہ الیکشن کمیشن یہ موقف نہ اختیار کر سکے کہ جناب ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن کمیشن کو لکھ دیا جائے کہ جناب اس حوالے سے ایک بل ہے جس کو تیار کیا جا رہا ہے اور نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے, اور نیشنل اسمبلی سے اس بل کی منظوری کے بعد باقی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, تاکہ 11 اپریل کو ہونے والی کسی بھی ممکنہ کارروائی سے محفوظ رہا جا سکے اور حکومت اس بات کا اشارہ دے سکے کہ جناب ہم تو آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں, اور اس حوالے سے 20 اپریل تک کسی نہ کسی طریقے سے وقت کو گزارا جائے, کیونکہ 20 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ صدر صاحب کی طرف سے جو یہ جو بل کو یہ جو سپریم کورٹ کا جو پروسیجرل بل ہے وہ جو پاس کیا تھا سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی نے, وہ صدر صاحب اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے ابھی اس بل کو منظور نہیں کیا گیا, اور جو ان کے لیے جو ٹائم ہے 14 دن کا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا 12 یا 13 اپریل کو, اور اس کے بعد پھر نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا جائے گا اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس بل کو منظور کیا جائے گا, اور منظوری کے بعد یہ بل جو ہے 72 گھنٹے کے بعد اگر صدر صاحب اس پر دستخط نہیں کرتے تو یہ خود بخود جو ہے نافذ العمل ہو جائے گا. اور اس کے لیے جو حکومت کے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے جمع تفریق کر کے جو تاریخ کا تعین کیا ہے وہ 20 اپریل کے لگ بھگ ہی بنتی ہے, اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 اپریل کے بعد اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اور 20 اپریل تک کی تاریخ تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس بل کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بینچ سازی کے اختیارات پر جو ان کی اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پھر سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے, یعنی چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے بعد نمبر 2 سینئر موسٹ جج, اور اس کے بعد نمبر 3 سینئر موسٹ جج, یعنی مسٹر جسٹس عمرتاب بندیال صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق صاحب. یہ جب 3 میں بیٹھیں گے تو ان 3 میں سے 2 جو بینچ بنائیں گے وہ ایک اکثریتی فیصلے کے تحت نافذ العمل ہوگا, اور اگر اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اگر سپریم کورٹ اس کو کالا دم بھی قرار دے دیتی ہے تو یہ بل کو دوبارہ نیشنل اسمبلی میں لایا جائے گا, دوبارہ اس کو منظور کرایا جائے گا, دوبارہ اس کو نافذ کیا جائے گا, یعنی یہ ایک جو چکر ہے یہ چلتا رہے گا, یہ رکنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے جس کا نقطہ آغاز کیا جا رہا ہے آج نیشنل اسمبلی کے شام کو ہونے والے سیشن کے اندر, جہاں پر نہ صرف سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف ایک قرارداد منظور کی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ممکنہ طور پر کچھ اہم ترین تقاریر بھی ہوں گی, اور خاص طور پر جو اس کا اشارہ ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے بھی دیا گیا ہے, کیونکہ اس حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ جو کل اجلاس ہوا ہے حکمران اتحاد کا, وہاں پر پارلیمانی بالادستی کے لیے ٹکراؤ کی راہ اپنانے کی تجویز دی تھی,
जबकि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की तरफ से ये जो बेंच में शामिल जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने पर जो है वो इसरार किया था। अब इस हवाले से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि जनाब ये जो रेफरेंस दायर करने वाला ऑप्शन है ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम रेफरेंस फ़ाइल करें या ये भी नहीं हो सकता कि हम रेफरेंस फ़ाइल ना करें। उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। उन्होंने इस बात का जो है वो तरदीद नहीं की कि इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं किया गया कि ये जो रेफरेंस है ये वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर किए जाएंगे या कोई प्राइवेट शख्सियत जो है वो ये रेफरेंस फ़ाइल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक नई जो हिकमत अमली है वो हुकूमत की तरफ से सामने आई है। और इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से आज इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी एक जो है गुफ्तगू का एहतमाम किया गया और उसमें उन्होंने इंटरनेशनल जो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे हैं उनको हुकूमत के मौजूदा जो मौक़िफ़ है उससे आगाही भी दी और उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब भी दिए। और इसी सिनेरियो के अंदर कल शाम को जो मुलाकात हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ईवान वज़ीर आज़म में होने वाली मुलाकात। और इस मुलाकात से पहले ये जो हुक्मरान इत्तेहाद जिसका मैं आपसे इजलास का जिक्र कर रहा हूँ वो भी हुई थी। और यकीनी तौर पर इस वक्त जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हुकूमत और दीगर इदारों के दरमियान, उस टेम्परेचर के तनाजुर में ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसी सिनेरियो के अंदर ये ख़बर भी सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अस्करी और सियासी क़यादत का इजलास तलब कर लिया है जो कल होगा वज़ीर आज़म हाउस में, यानी ये जो डिफेंस कमेटी है इसका इजलास। और इस इजलास के अंदर मुसल्लह अफवाज के सरबराह और उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब शरीक होंगे और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना होंगे और दीगर जो लोग हैं वो इसमें बैठेंगे और फिर हतमी मुशावरत की जाएगी। यकीनी तौर पर जब ये तमाम लोग बैठेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ पर बैठ के इस बात का जिक्र तो नहीं करना कि जनाब ये जो महकमा मौसमियात की तरफ से प्रेडिक्शन आई है कि मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया जिसके नतीजे में बारिशें होंगी और गंदम की फसल को नुकसान पहुँचेगा। इस चीज़ों पर तो उन्होंने नहीं गौर करना या उन्होंने इस बात पर तो गौर नहीं करना कि जनाब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अप्रैल है इसके अंदर भी बर्फ़बारी होगी और 1-1 फुट बर्फ़ पड़ी है, ये भी उन्होंने डिस्कस नहीं करना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कशन में आनी हैं उसका ताल्लुक उन्हीं दो नकात से है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इलेक्शंस और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिल है जो पास किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, और उसके अंदर ये जो हिचेस आ रही हैं उसके ऊपर भी बात की जाना तय है। और उसके साथ साथ ये जो इस वक्त जो हालात हैं जो हर गुज़रते दिन के साथ एक नई सिचुएशन लेके सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ये जो दिन आ रहे हैं हमारे पास, यानी दिन रह गए हैं अब टोटल 4, ठीक है जी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक बहुत सारी चीज़ों का हो जाना है फ़ैसला और मंगल वाले दिन जानी है रिपोर्ट। मंगल वाले दिन जो है नवाज शरीफ साहब ने मोहम्मद बिन सलमान साहब के खुसूसी तैयारे पर बैठ के लंदन से प्रवास करना है सऊदी अरेबिया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से प्रवास करना है सऊदी अरेबिया। इसी दौरान इसहाक डार साहब ने यहाँ से प्रवास करना है वाशिंगटन और वाशिंगटन से प्रवास करना है उन्होंने सऊदी अरेबिया। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो नई लाइनअप्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही जो चीज़ें हैं उनको किसी फ़ैसला कुन मराहल की तरफ लेके जा रही हैं और इस जो रस्साकशी है इसका अंजाम क्या होगा इसके लिए हमें नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो फाइनल राउंड है ये खेला जाएगा और उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि किसको मिलता है तख्त और किसको मिलेगा तख्ता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।